चलिए, पिछली क्लास में हमने आपको ये बेसिक एक बार बताया हुआ था, एक बार जल्दी से 5 मिनट में उसका ओवरव्यू देख लें हम लोग कि इंडेक्स नंबर के बारे में जब हम लोगों ने बात करी थी तो सबसे पहले हमने इसमें दो तरीके की बात बताई। एक तो हमारा क्या होगा बेटा, बेस प्राइस की, और एक हमारा करंट प्राइस की। वो प्राइस भी हो सकता है और क्वांटिटी भी हो सकता है। तो बेस और करंट प्राइस और क्वांटिटी की बात यहां पर हम लोग करेंगे। बेस और करंट प्राइस की हम लोग यहां पर बात करेंगे। बेस और करंट प्राइस को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो एक में हमने बेस ईयर की बात कर ली और एक में हमने क्या बोला बेटा, करंट ईयर की। नॉर्मली जो हम लोग डिनोट करते हैं उसमें बेस ईयर को किससे डिनोट करेंगे बेटा, 0 से डिनोट करेंगे, और जो करंट ईयर होगा उसको 1 या n से डिनोट करेंगे। बुक के लैंग्वेज में n से, और नॉर्मली हम लोग 1 लिखते हैं। तो अगर बेस होगा तो उसको 0 से, और करंट होगा तो 1 या n से हम लोग वहां पर डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी ये देखा रहे कि जो हमारा 0 और 1 है, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि 0 से हमेशा बेस ही होगा और 1 से हमेशा करंट ही होगा। तो उसको समझाने के लिए हमने बोला था कि जैसे यहां पर बेटा हमने लिखा है प्राइस 01, प्राइस इंडेक्स ऑफ 01, तो यूनिट प्लेस पे 1 है, तो जो हमारा यूनिट प्लेस पर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, करंट पीरियड या करंट ईयर के नाम से जानते हैं। जो हमारा टेंस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर जो भी होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, बेस प्राइस या बेस पीरियड के नाम से जानेंगे। तो कोई भी 0 या 1 से हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम किससे होगा बेटा, कि अगर यूनिट प्लेस पर जो है वो हमारा करंट पीरियड को शो करेगा, और टेंस प्लेस पर जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, बेस पीरियड को शो करेगा। तो ये हमने बताए थे। उसी बेसिस पे जैसे हमने यहाँ पे 1 0 लिखा, तो 0 हमारा क्या होगा, करंट ईयर, और 1 हमारा क्या होगा, बेस ईयर। तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 0 का मतलब ऑलवेज बेस और 1 का मतलब ऑलवेज करंट। बस देखना यह है कि जो यूनिट प्लेस पर है वो हमारा क्या होगा, करंट ईयर होगा, और जो हमारा टेंस प्लेस पर होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, बेस ईयर होगा। ठीक है, वही चीज इसी तरीके से क्वांटिटी के साथ भी जो हमारा यूनिट प्लेस पर है वो हमारा क्या होगा, करंट ईयर होगा, और जो हमारा टेंस प्लेस पर है वही हमारा क्या होगा बेटा, बेस ईयर होगा। तो ये चीजें ध्यान में नॉर्मली आपको रखनी जरूरत है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बार बार इस तरीके का पूछ दिया जाता है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम लोग इंडेक्स नंबर का कंसीडरेशन करें, इंडेक्स नंबर को निकालें, तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का दो तरीका है, एक है सिंपल और एक है बेटा वेटेड। सिंपल को ही हम लोग अनवेटेड के नाम से भी जानते हैं। एक हमारा क्या होगा, सिंपल, और दूसरा क्या होगा बेटा, वेटेड। अगर सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल को दो तरीके से निकाला जाएगा, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल रिलेटिव। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल रिलेटिव। उसी तरीके से वेटेड में भी वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड रिलेटिव। अगर मान लीजिए कि हम सिंपल वाली बात कर रहे हैं तो या तो यहां पर प्राइस गिवन होगा या तो क्वांटिटी गिवन होगा। दो में से किसी एक की जरूरत है, दोनों का होना आवश्यक नहीं है। दो में से कोई एक भी हो जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वेटेड की बात करेंगे तो वेटेड में क्या होगा बेटा, दोनों का ही होना आवश्यक है, दोनों का ही होना आवश्यक है। किसका, प्राइस का भी और क्वांटिटी का भी। ठीक है, जब तक दोनों नहीं होगा, ना प्राइस और ना क्वांटिटी, तो हमारा काम चलेगा नहीं। तो सिंपल एग्रीगेटिव में आइदर प्राइस और क्वांटिटी जरूरत है, यहां पर बोथ प्राइस और क्वांटिटी की आवश्यकता होगी, तभी हम लोग वेटेड को निकाल पाएंगे। फिर हमने बताया था कि अगर सिंपल एग्रीगेटिव को निकालते हैं तो सिंपल एग्रीगेटिव में निकालने का तरीका है, अगर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं तो जितने भी करंट ईयर प्राइस हो उन सबको ऐड कर दीजिए, जितने भी करंट ईयर प्राइस है उन सबको ऐड कर दीजिए, जितने भी बेस ईयर प्राइस है उन सबको ऐड कर दीजिए, और इनटू क्या कर देंगे बेटा हम लोग 100। तो सिग्मा P1 डिवाइड में सिग्मा P0 इंटू 100। P1 का मतलब यहां पर क्या है बेटा, करंट प्राइसेज, P0 का मतलब क्या है यहां पर, बेस प्राइसेज। तो सम ऑफ ऑल करंट प्राइसेज डिवाइड में सम ऑफ ऑल बेस प्राइसेज इंटू 100। तो इससे जो हमारा निकलेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, प्राइस इंडेक्स। इसी बेसिस पे हमने यहां पे लिखा है कि कमोडिटी A B C D E है हमारे पास, उसका जो बेस ईयर प्राइस दे रखा है 10 15 8 7 6 दे रखा है, जो करंट ईयर प्राइस दे रखा है हमारे पास 12 14 13 10 और 5 दे रखा है। ठीक है, अभी इसको मत नोट करो, क्लास के बाद में ये PDF दे दूंगा आपको, आज जो पढ़ाऊंगा ना उसको नोट कर लेना। 12 14 13 10 और 5 दे रखा, तो हमने जितने भी बेस प्राइस था उन सबको एक साथ ऐड कर दिया, जितने भी करंट ईयर प्राइसेस था उन सबको ऐड कर दिया, और दोनों का रेशियो निकाल के इंटू 100 कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। अगर प्राइस गिवन था तो प्राइस इंडेक्स,
और अगर क्वांटिटी गिवन होता तो क्वांटिटी इंडेक्स निकाल सकते थे। अगर प्राइस दिया हुआ है तो प्राइस इंडेक्स, और अगर क्वांटिटी दिया होगा तो क्वांटिटी इंडेक्स को निकालेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज ध्यान में रख लेंगे बेटा। चलिए जी, फिर उसी तरीके से कहता है कि इफ नथिंग स्पेसिफाइड अबाउट बेस ईयर प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स देन इट विल बी एज्यूम्ड 100, कि कहीं पर अभी जैसे आगे में आज जैसे पहला टॉपिक हमारा लिंक रिलेटिव का भी काम होगा, तो वहां पर दिखाएंगे कि अगर बेस का कोई भी वैल्यू गिवन ना हो, कि इंडेक्स नंबर उसकी गिवन ना हो, तो हमेशा कितना मान के चलेंगे बेटा? 100 मान के चलेंगे। अगर बेस से रिलेटेड कोई भी इंडेक्स आपको नहीं गिवन होगा तो उसको कितना मान के चलेंगे बेटा? 100 मान के चलेंगे, चाहे वो प्राइस इंडेक्स हो चाहे वो क्वांटिटी इंडेक्स हो, क्योंकि अभी जब मैं लिंक रिलेटिव बताऊंगा तो वहां पे दिखा दूंगा कि कैसे हमने 100 उसको माना है। फिर बेटा अगर मैंने बोला था ऊपर प्राइस था, अगर सेम एज इट इज क्वांटिटी गिवन होगा तो हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? क्या? समेशन ऑफ Q1 डिवाइड में समेशन ऑफ Q0 इंटू 100, जो भी करंट क्वांटिटी है उन सबको ऐड कर दो, जो भी बेस ईयर क्वांटिटी है उन सबको ऐड कर दो, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इस संडे क्लास है, याद है ना? चलिए, हाँ, एक संडे फेस टू फेस, एक संडे ऑनलाइन, क्योंकि एक संडे यहां मिलूंगा, एक संडे चिराग दिल्ली मिलूंगा। तो यहां मिलेंगे तो आप लोग फेस टू फेस, वहां वाले ऑनलाइन, वहां रहेंगे तो वहां वाले फेस टू फेस, आप लोग ऑनलाइन। क्योंकि क्या करें, आदमी एक, सप्ताह में संडे एक, क्या हुआ बेटा? टाइम में कोई बदलाव नहीं, बस 8:30। भाई पढ़ाना वही है, टीचर वही है, तो समय भी तो वही रहेगा। संडे थोड़ी है ना भाई। संडे किसके लिए होता है? जो अपने सुख सुविधाओं से लैस हो, जिंदगी की सारी खुशी अपनी प्राप्त कर चुकी हो। हम तो अभी खुशी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो काहे का संडे भाई? ठीक है, हाँ, तो इसलिए संडे की बात भी ना करें। चलो जी, और होली में भी सिर्फ 18 की छुट्टी मिलेगी, 17 को क्लास है, ये बात याद रखना। हाँ। नहीं, 18 को नहीं बुलाऊंगा, 18 को हम भी एंजॉय करेंगे भाई, हम भी इंसान ही हैं। चलिए, तो इसी तरीके से जैसे हमने प्राइस इंडेक्स निकाला तो क्वांटिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर प्राइस है तो क्या लिखेंगे? सिग्मा P1 डिवाइड में सिग्मा P0 इंटू 100, और क्वांटिटी है तो सिग्मा Q1 डिवाइड में सिग्मा Q0 इंटू 100। सिग्मा का मतलब यहाँ पर समेशन है बेटा। क्या बोलते हैं उसको? समेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बोलना अच्छा सिग्मा से तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते थे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Q1, ऐसा नहीं है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। फिर उसके बाद हमने अगर सिंपल रिलेटिव की बात करी, अगर सिंपल रिलेटिव की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले जो हमें निकालना होता है वो होता है बेटा प्राइस इंडेक्स, और प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा प्राइस रिलेटिव। प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें प्राइस रिलेटिव को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और प्राइस रिलेटिव कैसे निकलेगा? तो प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू P1 बाय P0 इंटू 100। करना क्या है बेटा कि इसमें इंडिविजुअली हर एक पीरियड का आपको पहले इंडेक्स नंबर निकालना है, क्योंकि देखो कॉमोडिटी अलग अलग है, तो अलग अलग कॉमोडिटी का अलग अलग इंडेक्स, तो हम इंडिविजुअली उसका क्या करेंगे? इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे, और बाद में उसका क्या कर देंगे बेटा? अरिथमेटिक मीन कर देंगे। बाद में क्या कर देंगे? उसका अरिथमेटिक मीन। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कॉमोडिटी ए है, अगर हमारे पास कॉमोडिटी ए है, तो ए का करंट प्राइस कितना? 12, बेस प्राइस कितना? 10, तो 12 बाई 10 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा निकल गया ए का। फिर उसी तरीके से बी का निकालेंगे, बी का करंट प्राइस कितना? 14, बेस प्राइस कितना? 15, तो 14 डिवाइड में 15 इंटू 100 कर देंगे। अगर सी की बात करें, करंट प्राइस कितना? 13, बेस प्राइस कितना? 8, तो 13 डिवाइड में 8 इंटू 100 कर देंगे। अगर डी का निकालेंगे 10 डिवाइड में 7 इंटू 100, ई का निकालेंगे 5 डिवाइड में 6 इंटू 100। तो सबका इंडिविजुअली क्या हुआ? इंडेक्स नंबर मिल गया या नहीं मिल गया बेटा? अब जब सबका इंडेक्स मिल गया तब तो एवरेज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता बेटा? तो एवरेज क्या? तो प्राइस रिलेटिव को हमने पी से डिनोट किया है, तो समेशन ऑफ पी डिवाइड में एन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका होता है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इन सब को क्या कर दिया जाएगा बेटा? ऐड कर दिया जाएगा। इन सब को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना आया? 602.01 डिवाइड में कितने नंबर्स? 1 2 3 4 5, तो क्या होगा बेटा? सिग्मा पी डिवाइड में 602.01 डिवाइड में 5, कितना आ गया बेटा? 120.40।
ओके 402 हो रहा है तो 40 लिख करके छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जब हमें प्राइस रिलेटिव निकालना हो, जब हमें क्या निकालना हो, प्राइस रिलेटिव निकालना। तो अगर प्राइस रिलेटिव निकालेंगे तो हमेशा इसी तरीके से कि जो हमारा करंट वैल्यू है तो करंट कॉमोडिटी का हर का अलग अलग इंडेक्स निकालेंगे, जो भी कॉमोडिटी है हर का क्या करेंगे, अलग अलग इंडेक्स निकालेंगे, और अलग अलग इंडेक्स निकालने के बाद उस वैल्यू को हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे, उस वैल्यू को यहां पर देखेंगे। ओके, पर फिल यहां भी नहीं आएगा। चलिए जी, अब थोड़ा सा आगे फिल लेते हैं। वेटेड में बेटा हमने बोला था कि आपको 5 बातों को याद रखना है। वेटेड में क्या करना है बेटा, हमें 5 बातों को, पहले तो वेटेड में प्राइस और क्वांटिटी दोनों का होना आवश्यक है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो इसमें हमारा निकलता है वो है बेटा लेस्पियर साहब। कौन से निकलेंगे, लेस्पियर साहब ने कहा था, देखो जो हम लोग इंडेक्स निकाल रहे थे वो क्या था, सिग्मा P1 डिवाइड में सिग्मा P0 इंटू 100 था, सब में यही निकाल रहे थे। तो देखो यहां भी हमने वही लिखा है, सिग्मा P1 रेड कलर में डिवाइड में सिग्मा P0 इंटू 100। लेस्पियर ने कहा कि हमें जब भी लेना है तो कौन सा लेना है बेटा, बेस ईयर क्वांटिटी को लेना है। कौन सा लेना है, हमें बेस ईयर क्वांटिटी को लेना है। तो अगर बेस ईयर क्वांटिटी को लेंगे तो Q0, बेस ईयर क्वांटिटी क्या हो गया, Q0, तो क्या बन गया बेटा, P1 Q0 डिवाइड में P0 Q0 इंटू 100। तो लेस्पियर जब भी आएगा तो कौन सा आएगा, बेस ईयर क्वांटिटी। दूसरा था बेटा हमारा पास्टी ने बोला कि भाई अगर वो बेस कह रहा है तो हम कौन सा लेंगे, करंट ईयर क्वांटिटी लेंगे। तो P1 बाय P0 इंटू 100 तो था ही था, आ क्या जाएगा उसके साथ, करंट ईयर क्वांटिटी। तो ऊपर भी Q1 और नीचे भी Q1 लिख लेंगे। तो सिग्मा P1 Q1 डिवाइड में सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो लेस्पियर आ गया और पास्टी आ गया। ये बोले साहब ना बड़ी भयानक आदमी थे, इन्होंने बोला ऐसा करो एवरेज निकाल दो लेस्पियर और पास्टी का। क्या कर दो, एवरेज निकाल दो। एवरेज का मतलब क्या, अरिथमेटिक मीन ना बेटा। तो थ्योरेटिकल ये पूछ देता है कि बोले और डॉर्विस जो होता है, या ऐसा कौन सा मेथड है जो लेस्पियर और पास्टी का अरिथमेटिक मीन है। एवरेज मतलब अरिथमेटिक मीन, तो कौन सा है बेटा, बोले और डॉर्विस। जरूरी नहीं है कि आपको नाम के साथ दोनों ही दिया जाए, बोले और डॉर्विस। हो सकता है आइदर बोले भी लिखा होगा या डॉर्विस भी ऑप्शन में कहीं पर होगा, एक भी होगा ना तो वही होगा। ठीक है, अगर बोथ है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सिर्फ कोई एक नाम भी दे रखा है तो उसको हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले और डॉर्विस जो है उसने क्या बोला था बेटा, एवरेज ऑफ लेस्पियर एंड पास्टी। तो L प्लस P डिवाइड में 2 कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, बोले और डॉर्विस। तो बोले और डॉर्विस क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्टी, अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्टी। फिर उसके बाद आया बेटा चौथा फिशर साहब। फिशर ने बोला देखो कि अगर सबसे बेस्ट मेजर होता है वो होता है ज्योमेट्रिक मीन। सबसे अच्छा अगर सुटेबल वैल्यू निकलता है तो किससे निकलता है, ज्योमेट्रिक मीन। तो इन्होंने बोला ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्टी। क्या बोल दिया बेटा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्टी। तो अगर लेस्पियर और पास्टी है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आ गए थे कौन सा बेटा, मार्शल साहब। मार्शल साहब ने कहा कि देखो भैया, एक ने बेस ईयर की क्वांटिटी लिया, एक ने करंट ईयर की क्वांटिटी ली, एक ने दोनों का एवरेज कर दिया और एक ने दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कर दिया। हम ऐसा नहीं करते हैं भाई, अगर क्वांटिटी शुरू में भी है और लास्ट में भी है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि क्वांटिटी का एवरेज ले ले। क्या ले ले बेटा, हम लोग क्वांटिटी का एवरेज ले ले। तो यहां पर जो बात बनती है वो क्या होता है बेटा, एवरेज ऑफ क्वांटिटी। क्या होगा बेटा यहां पर, एवरेज ऑफ क्वांटिटी, कि जो भी आपके पास क्वांटिटी गिवन है उसका क्या कर देंगे हम लोग, एवरेज कर देंगे। एवरेज से उसकी वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो अब इसी में देखो 2 से 2 खत्म, तो क्या बन जाएगा बेटा, सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइड में सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो इसमें सबका काम हो जाता है। ओके, तो 5 ही आपको याद रखना है, लेस्पियर, पास्चे, बोले, फिशर, मार्शल। लेस्पियर, पास्चे, बोले, फिशर, मार्शल। और इसी पे हमने बताया था लालू प्रसाद बॉम्बे दिल्ली गए फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए। ओके, चलिए जी, अब उसके बाद है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो दे रखा है कॉमोडिटी, बेस प्राइस, करंट प्राइस,
बेस क्वांटिटी, करंट क्वांटिटी, ये चार आपके पास गिवन है, बेस प्राइस, करंट प्राइस, बेस क्वांटिटी, करंट क्वांटिटी। अब इसके बेसिस पे हमें चार बातें निकालनी होंगी या नहीं निकालनी होंगी? कौन कौन सा बेटा? P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0 और P1 Q1। इसी चारों से पांचों फॉर्मूले हमारे तैयार हो जाएंगे इसी से। तो हम पहले चारों निकाल लेते हैं और फिर जो भी वैल्यू आएगा उसके बेसिस पर हम लोग कंसीडरेशन कर सकते हैं। तो P0 Q0 कितना आ गया बेटा? 448। P0 Q1 कितना हो गया? 522। P1 Q0 कितना हो गया? 612। P1 Q1 कितना हो गया बेटा? 581। चारों वैल्यू आपके पास गिवन है। अब जब चारों वैल्यू गिवन है तो हम लोग निकाल ले, लेस्पियर का क्या था बेटा? P1 Q0 डिवाइड में P0 Q0 ना। तो P1 Q0 कहां पर है? यहां। कितनी वैल्यू? 612। तो 612 डिवाइड में 448। दूसरा P1 Q1 डिवाइड में P0 Q1 581 डिवाइड में 522। तो हम लोग वैल्यू निकालते चले गए या नहीं निकालते चले गए? जब दोनों निकल गया तो बोले क्या होगा बेटा? दोनों का एवरेज ना। तो दोनों का एवरेज है तो दोनों को जोड़ के डिवाइड में 2 कर दें या नहीं कर दें? तो दोनों को जोड़ के हमने डिवाइड में 2 कर दिया तो हमारा क्या आ गया बेटा? बोले और डॉर्बेल। दोनों को मल्टीपल करके रूट कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा बेटा? फिशर। और फिर चारों ही फॉर्मूले को वहां पर रख देते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा? हमारा मार्शल। यहां तक हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो एक बार ये ध्यान में आ गया ये सारी चीजें? पक्की वाली बात, अब तो समझ सकते हो। चलिए जी जनाब, यहां तक तो मजा आया नहीं था, सब मोहमाया वाली बात थी। देखिए अब हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है, और वो है बेटा हमारा चेन इंडेक्स। वो क्या है हमारा? चेन इंडेक्स। बेटा चेन कभी देखे हो? चेन क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना। चेन का मतलब क्या? लिखना नहीं है बेटा, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, पहले समझना है फिर लिखना। चेन का मतलब क्या होता है कि जहां पर एक, अरे बुर्बक पहले टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी बताने तो दे, तभी तो पता चलेगा ना। टाइम रिवर्सल, सर्कुलर, यूनिट टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, तो वो सबसे लास्ट टॉपिक है, वहां पे चैप्टर ही संपन्न भवतु। चलो जी, तो अगर चेन इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो चेन इंडेक्स में क्या होगा बेटा? जहां पर एक दूसरे से क्या हो? जुड़ा हुआ हो। भाई जैसे अगर हम मान लीजिए कि 2022 की बात कर रहे हैं तो भाई 2022 में हम आए हैं 2021 की यादों को लेकर के, तो 2021 से जुड़ा हुआ होगा या नहीं होगा? फिर 2021 में थे तो 2020 से जुड़ा हुआ होगा। तो हर साल क्या होगा? एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, है कि नहीं? अब जैसे 2020 सबसे बुरा दौर गया तो क्या हम लोग कहते हैं? इसे सपना समझकर भूल जाए। 2020 और 21 का आधा क्या था? सपना समझकर भूलने लायक ही था, है कि नहीं? घर में कैद, पंछी की तरह पिंजरा में। तो चेन इंडेक्स भी यही होता है कि एक दूसरे से क्या होना बेटा? जुड़ा हुआ ना। अगर बीच में कहीं पर भी डिसकंटिन्यू होगा तो ये चेन टूट जाएगा या नहीं टूट जाएगा बेटा? तो चेन इंडेक्स तभी निकल पाएगा जब क्या हो? एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। लेकिन चेन इंडेक्स ऐसे ना निकली, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले लिंक रिलेटिव को। क्या देखना पड़ेगा बेटा? लिंक रिलेटिव को। अगर लिंक रिलेटिव को समझेंगे तभी जाकर के हम लोग क्या कर पाएंगे बेटा? चेन इंडेक्स को समझ पाएंगे या कर पाएंगे? चेन इंडेक्स को समझ पाएंगे या कर पाएंगे कब? जब हम लोग लिंक रिलेटिव। लिंक का मतलब क्या? जुड़ना। लिंक का मतलब क्या हुआ? जुड़ना। और रिलेशन का मतलब या रिलेटिव का मतलब क्या? संबंध। मतलब एक दूसरे से क्या संबंध है उसको तो पहले निकाल लो। तो इसको निकालने का तरीका होता है कि जो भी हमारा करंट प्राइस होगा, जो भी हमारा करंट प्राइस होगा, करंट प्राइस डिवाइड जस्ट प्रीसीडिंग प्राइस इंटू 100। जैसे हम लोग अभी जो कर रहे थे वो क्या करते थे? P1 बाय P0 इंटू 100। तो P1 हो जाता था करंट प्राइस, कि भाई जिसकी बात कर रहे हैं उसकी करंट प्राइस, और P0 क्या होता था? बेस प्राइस। बेस का मतलब क्या? शुरुआत वाला, है कि नहीं? लेकिन इसमें नहीं करना। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं 4-5 सालों का अंतर ले लेता हूं, मैंने यहां पर ले लिया 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, मैं इस तरीके से ले लेता हूं, ठीक है? अगर हम 2019 का लेंगे तो करंट प्राइस तो 2019 का हो जाएगा।
जो जस्ट प्रीसीडिंग प्राइस कौन सा होगा बेटा? 2018 वाला। कौन सा हो जाएगा? 2018 वाला। अगर 2020 को देखेंगे तो जस्ट प्रीसीडिंग प्राइस कौन सा हो जाएगा? 2019 वाला। अगर हम 2021 को देखेंगे तो जस्ट प्रीसीडिंग कौन सा हो जाएगा बेटा? 2020 का। अगर हम 2022 का निकाल रहे हैं तो जस्ट प्रीसीडिंग कौन सा हो जाएगा बेटा? 2021 का। ठीक है, तो जस्ट प्रीसीडिंग का मतलब यही होता है कि जो भी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं उससे जस्ट पहले वाला जो प्राइस है उससे कंपैरिजन करना। तो एक दूसरे से जुड़ गया ना बेटा कि भाई अब क्या हो गया? 18-19 का कनेक्शन हो गया, 19-20 का कनेक्शन हो गया, 20-21 का कनेक्शन हो गया, 21-22 का, तो एक दूसरे से जुड़ गया या नहीं जुड़ गया? तो ये हमारी पहली वैल्यू कंसीडर होगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? लिंक रिलेटिव। इसको क्या कहेंगे हम लोग? लिंक रिलेटिव। फिर उसके बाद निकालना होता है चेन इंडेक्स। तो चेन इंडेक्स जब निकालेंगे तो करंट ईयर का तो लिंक रिलेटिव देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ जो बेस ईयर का चेन इंडेक्स होगा उसको भी देखना पड़ेगा, तभी ना हम कंपेयर कर पाएंगे। तो जो हमारा बेस ईयर का चेन इंडेक्स होगा उसको भी लेंगे और डिवाइड में 100 कर देंगे तो हमारी वैल्यू कंसीडर्ड हो जाएगी। तो पहले क्या करना पड़ता है बेटा? इसमें लिंक रिलेटिव। बिना प्रैक्टिकल के ये समझ में नहीं आएगा, थ्योरेटिकल लगेगा, कुछ भावनाओं में बह रहे हैं सर। भावनाओं में नहीं बहूंगा मैं, क्वेश्चन के साथ अभी करेंगे। तो लिंक रिलेटिव क्या होगा कि जो हमारा करंट प्राइस होगा डिवाइड में जस्ट प्रीसीडिंग वाला जो प्राइस होगा इनटू 100। और चेन इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर मतलब क्या? जस्ट प्रीसीडिंग ईयर, पिछले वाले का, तभी तो जुड़ रहा है ना। और डिवाइड में 100, तो उस वैल्यू से हमारा क्या आ जाएगा बेटा? क्या हुआ? डिवाइड 100 करेंगे यहां पर, क्योंकि चेन इंडेक्स निकाले तो चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर ले लिया ना मैंने। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग ईयर या प्रीवियस ईयर डिवाइड में 100, तो उससे हमारा क्या निकलेगा बेटा? चेन इंडेक्स निकला। अभी करके देख रहे हैं हम लोग बेटा। तो देखो जैसे यहां पर क्या है बेटा? यहां पर हमारा चेन इंडेक्स क्या है? हमारा यहां पर चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स क्या लिखा गया है? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड में, यही बोल रहा था मैं। कहां पे गलत लिखा है? अरे बुर्बक, ये तो वो लिखा हुआ है, लिंक रिलेटिव लिखा हुआ है। दो अलग अलग चीज है, लिंक रिलेटिव और कि पहले लिंक रिलेटिव निकलेगा तब चेन इंडेक्स निकलेगा। पहले क्या होगा? लिंक रिलेटिव निकलेगा और फिर क्या निकलेगा? चेन इंडेक्स। तो एक काम आप लोग करें पहले कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, जो हमारे पास क्या है बेटा? वैल्यू गिवन है, इस बेसिस पे पहले आप लोग तो मुझे ये निकाल के दिखाएं। लिंक रिलेटिव तो अभी बताया ना निकालने के लिए। तो लिंक रिलेटिव क्या था? करंट प्राइस डिवाइड में जस्ट प्रीवियस प्राइस इनटू 100 ना बेटा। तो चलिए जल्दी से कीजिए इसको। निकालिए इसकी वैल्यू को। नाइन्टी 91 से लेकर के कब तक दे? 99 2000 तक दे रखा है। तो जल्दी से कीजिए बेटा। ये लो, अब तो पूरा दिख गया। आपके पास ईयर दे रखा है, उसका प्राइस दे रखा है, ठीक है। जब बेटा हम लोग यहां पर निकालेंगे अगर यहां का निकाल रहे हैं 91 का, कब का निकाल रहे हैं बेटा हम लोग? 91 का। 91 से पहले कुछ दे रखा है क्या? नहीं ना। तो शुरुआत यहीं से हो रहा है ना बेटा। तो शुरुआत की औकात कितनी बताई थी हमने? 100। शुरुआत कहां से कर रहे हैं? 100। तो यहां भी हमारा क्या हो जाएगा? 100। और अभी तो चेन हम निकाल नहीं रहे, तो सिर्फ लिंक रिलेटिव में लिख दिया 100। 92 की अगर बात करें, पहले कितना था, अभी कितना है बेटा? 60। प्रीवियस वाला कितना है? इंटू 100 लिख सकते हैं बेटा। अगर यहां पर 93 का निकालेंगे, 62 डिवाइड में 60 इंटू 100, जस्ट प्रीसीडिंग वाला ना। फिर उसके बाद 65 डिवाइड में 62, वही कहानी नहीं हो रही, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।
कि जो अभी करंट है अगली बार के लिए वो क्या हो जाएगा, जस्ट प्रीसीडिंग हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद 70 डिवाइड में 65 इंटू 100, 78 डिवाइड में 70 इंटू 100, 82 डिवाइड में 78 इंटू 100, 84 डिवाइड में 82 इंटू 100, 88 डिवाइड में 84 इंटू 100 कर सकते बेटा। 90 डिवाइड में 88 इंटू 100 कर सकते हैं सबका इस तरीके से। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, लिंक रिलेटिव। ये हमारा क्या निकलेगा, लिंक रिलेटिव। और बिना लिंक रिलेटिव निकले हमारा कभी भी करंट वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकता, चेन इंडेक्स फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो अगर आपको चेन इंडेक्स निकालना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लिंक रिलेटिव का होना आवश्यक है। बिना लिंक रिलेटिव के काम नहीं चलेगा। ओके, जल्दी से इस सब की वैल्यू कंसीडर कर लीजिए। कर लिया बेटा वैल्यू कंसीडरेशन। क्यों, अभी लिखवाऊंगा ना बेटा, टेंशन काहे ले रहे हैं। जब ये निकालना सिखाऊंगा तभी तो लिखाऊंगा। चेन किसका, ये ईयर्स, प्राइस, लिंक रिलेटिव, चेन इंडेक्स। आगे बच्चों, पक्की वाली बात। देखिए अब सबका यही वैल्यू आ रहा है क्या, आ गया ये वैल्यू। अब देखिए बेटा, अगर आपको चेन इंडेक्स निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है बेटा, चेन इंडेक्स निकालना है, तो चेन इंडेक्स का फॉर्मूला होगा लिंक रिलेटिव, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। भाई जिस साल का चेन इंडेक्स निकाल रहे हैं उस साल का लिंक रिलेटिव क्या है, इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स कितना है वो ले लेंगे और डिवाइड में कर देंगे 100। क्या होगा बेटा, डिवाइड में कर देंगे 100। तो देखिए अगर यहां पर हम लोग 92 का, क्योंकि 91 का तो कितना निकाल लिया हमने 100, क्योंकि बेस है तो वहां हमने कितना लिख लिया 100। अगर 92 का निकाल रहे हैं तो 92 का लिंक रिलेटिव कितना है, तो लिख लिया 120 हमारा लिंक रिलेटिव।
चेन इंडेक्स प्रीवियस ईयर का कितना है, तो 91 का चेन इंडेक्स कितना बेटा, 100 डिवाइड में 100 लिख दें, 100 से 100 खत्म, कितना हो जाएगा बेटा, 120 हो जाएगा ही नहीं। ये कब का हुआ, 92 का। अगर 93 का निकालेंगे, पहले देख लो बेटा फिर करना, 93 का करें, 93 का लिंक रिलेटिव कितना निकला है, 103.3, तो क्या लिखेंगे 103.3 इंटू लिंक रिलेट चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर 120 डिवाइड में 100 ना बेटा, कितना आ रहा है 123.96, 123.96। क्या हो बेटा, क्यों कर ले, 996 आ रहा है, हाँ तो फिर अच्छा अप्रोक्सीमेट है ना, चल दे। फिर उसके बाद अगर हम लोग कब का निकाले बेटा, अब 94 का कितना है लिंक रिलेटिव, तो 104.8 चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्या है बेटा 123, तो क्या लिखेंगे 104.8 इंटू 123.96 डिवाइड में, तो फिर कुछ वैल्यू आएगा ना बेटा। तो हर बार देख रहे हो क्या हो रहा है कि जो हमारा लिंक रिलेटिव करंट ईयर का है उसको लेते जा रहे हैं, जो चेन इंडेक्स हमारा प्रीवियस ईयर का है उससे मल्टीपल कर रहे हैं, और डिवाइड में क्या लिख रहे बेटा 100, तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से हम लोग चेन इंडेक्स कवर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, जल्दी से सारी वैल्यू कंसीडर कीजिए। और अब जो है आप ये वाला फॉर्मूला बिना किसी हिचकिचाहट के लिख सकते हैं, ये जो मैंने करवाया था कि लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड में 100, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड में 100। फॉर्मूला लिख ले बेटा, जल्दी से इसका सॉल्यूशन कर लो। आ रहा है इतना 120, 124, 129.9, 139.9, 155.8, 163.7, 167.7, 175.7, 179.7। ओके, दो चार पैसे का अंतर आ रहा होगा तुम लोगों का, तुम लोग एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहे होगे, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई तो जैसा मानोगे उसी तरीके से आंसर आएगा रे, इसने जो अपना एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया उसके अनुसार आया, तुम जो मानोगे उसके अनुसार आंसर आएगा, काम तो वही होगा। लिंक रिलेटिव का बेटा देखो ये लिख दिया मैंने, लिंक रिलेटिव इज इक्वल टू करंट प्राइस डिवाइड में जस्ट प्रीसीडिंग प्राइस इनटू 100। तो यहीं पे मैं चेन इंडेक्स का भी लिख देता हूं,
लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड में 100। तो अगर अब चेन इंडेक्स का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, पक्की वाली बात, पर मजा वहां भी नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका बचा हुआ है अभी, शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग। जिसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ बेस। होगा बा? अरे तो काहे रो रहा है, ले लेना मुझसे, 1 रुपए का फर्क आ रहा है। फर्क आ रहा है तेरा 1 रुपया का, दूं मैं तुझे 10,000। इनकम ही जिसकी पूरी मंथ की 1,000 रुपया हो, 10,000 कहां से देगा बेटा? किसी तरीके से पूरी मेहनत करके तो 1,000 रुपए कमा लेता हूं मैं पूरे महीने के। हाँ, पीछे कितने भी लगा लो, 1 से पहले 0 कितने भी लगा लो, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। 001 000 औकात तो एक ही नहीं रहेगा बेटा। बट बुड़बक एलन मस्क समझ रखा है क्या? चलो जी जनाब, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना बेटा? चलिए जरा फिर से फील लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, आपके पास ये एक वैल्यू गिवन दिख रहा होगा, ठीक है? इसमें ईयर कहां से कहां तक दे रखा है? 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 86 से लेकर के कहां तक बेटा? 91 तक। 1980 के सामने इंडेक्स नंबर कितना दे रखा है बेटा? तो इसका मतलब बेस ईयर तो यही है, जिसके सामने 100 दिख जाए वही हमारा क्या है? बेस ईयर दिख जाए। क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो, हम तो वही बोले ना कि जहां बेस दिखे वहां पर 100 मान लो, यही बोला था हमने। तो यहां पर कितना मान लिया हमने बेटा? 100। बोला अच्छी बात है। फिर देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स। हम अभी नहीं देख रहे कि कौन सा इंडेक्स हमारा शिफ्ट हुआ है, ठीक है? हमने उसको बंद कर दिया। क्या लिखा है बेटा? शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स। तो शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का मतलब जो इंडेक्स की वैल्यू पहले 1980 के अनुसार निकालते थे, उसको अब क्या करना है? बदल देना है। तो बदल देंगे तो जो अब वैल्यू बदली होगी उसकी औकात 100 के बराबर हो गई होगी या नहीं होगी? तो अब हम सामने वाले वैल्यू में देखेंगे कि 100 कहां पर है? ये रहा 100 किसके सामने? तो मतलब बेस ईयर शिफ्टेड फ्रॉम 80 टू, है ना? अब लिखा हो या नहीं लिखा हो हम इससे पता कर सकते हैं कि जो बेस ईयर है वो 80 से कहां ट्रांसफर हो गया? 90 की तरफ। 1980 से कहां पर आ गया बेटा? 1990 पे। अब है कि आपके पास ये वाली वैल्यू तो गिवन होगी नहीं, तो ये अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो एक काम कर सकते हैं कि इसको हटा ही दिया जाए, मोह माया से दूर। हम भूल जाते हैं कि कुछ और टर्म्स हैं, ठीक है? सिर्फ किसको रखा हमने? जो हमारी वैल्यू कंसीडर हुई है उसको हमने रख लिया यहां पर। ओके, चलिए अब कहता है कि अगर 1980 से हम लोग 90 तक गए हैं और 90 की वैल्यू अब 100 हो गई, तो बताइए इन सब का इंडेक्स नंबर कितना होगा? सबके अलग अलग इंडेक्स नंबर निकालनी है हमें। तो बेटा एक बताओ, आसान शब्दों में, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, सोचना बस है अपने आप। देखो बेटा 140 की औकात कितनी हो गई? मतलब औकात कम हो गई ना। पहले तुम्हारे जेब में 140 रुपए था, है कि नहीं?
रसिया यूक्रेन का युद्ध छिड़ा और अब उस 140 की औकात कितनी हो गई? 100 रुपए हो गई। तो क्या बोलेंगे? अरे यार नुकसान हो गया। तो बेटा अगर 140 की वैल्यू 100 हो गई तो जरूर 104 है या 106 है उसकी वैल्यू 100 से भी कम होगी, है ना? तो मतलब हम क्या बोलेंगे? देखो अब 100 औकात रह गई जो पहले 140 हुआ करती थी। गौर से देखना, अब 100 औकात रह गई जो पहले कितनी हुआ करती थी? 140। तो अब अगर 100 है तो उसकी औकात कितनी? अगर 104 है तो उसकी औकात कितनी? अगर 106 है तो उसकी औकात कितनी? कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटा? बोलो कि भाई अगर 100 है तो 100 के लिए कितना लिखेंगे? कि भाई देखो इसका बेस कितना? 100 डिवाइड कितना बेटा? 140 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितना आ रहा है बेटा? 100 डिवाइड 140 इंटू 100 70 4। तो 4 लिख लेता हूं। अगर 104 से देखें तो 100 डिवाइड में 140 तो होगा ही होगा। इंटू क्या लिख दे बेटा? 104। इंटू क्या लिख देंगे? 104। तो वैल्यू आ जाएगा बेटा 74.28। अब देखिए सर जी क्या हर बार ऐसा करते जाएंगे क्या? अब 10-11 साल हैं और 11 साल की अगर इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। लाइए तनिक कोई कैलकुलेटर ले। क्या? नहीं सिंपल वाला 100 रुपए वाला बेटा, ये महंगा मैं यूज नहीं करता हूं। लेके आना रे। नहीं 100 रुपए, हाँ ये हुआ ना, अपने हैसियत के अनुसार काम करनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं दिखेगा? चलिए देखो आप अपने कैलकुलेटर पे क्या करोगे? वैल्यू हमने क्या लिखा है बेटा? देखो 100 डिवाइड में 140 हर वैल्यू में आएगा, है ना? तो आप अपने कैलकुलेटर पे लिख लेंगे 100 डिवाइड 140। क्या लिख लेंगे बेटा? 100 डिवाइड में 140 और फिर दबा दो इक्वल टू का बटन। ठीक है, अब अबे रुक जा, पहले 100 इतना बत कर दिया हमने। अब देखिए सबसे पहला वैल्यू कितना है? 100। मल्टीपल का बटन दबाओ, लिख दो 100 फिर इक्वल। कितना आ गया बेटा? 71.42। अब रुक जाओ, कोई बटन नहीं दबाना। दूसरा कितना है? 104। कैलकुलेटर पे यही वैल्यू रहने देना, लिख दो 104 और फिर से दबा दो इक्वल टू का बटन। कितना आ गया? 74.28। अब अगली बार कितना है? 106। कोई बटन ना दबाना, सिर्फ 106 लिख के इक्वल डाल देना। टाइम बचेगा या नहीं बचेगा? कितनी वैल्यू आ गई? 75 फिर अगली बार 107 है ना, तो 107 और इक्वल टू 76 तो देख रहे हो बेटा किस तरीके से कर रहे हैं? तो इससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं, हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। ओके, कर लेंगे ऐसा? सारी वैल्यू कंसीडर करके लिख लो। फिर मैं इसके बगल में कैलकुलेटर ट्रिक्स भी लिख देता हूं। देखिए बच्चों क्या लिखेंगे? 100 डिवाइड 140 इक्वल। ठीक है, पहले ईयर का निकाल रहे हैं तो इंटू 100 इक्वल टू, अगली बार 104 इक्वल टू, अगली बार 106 इक्वल टू, अगली बार 107 इक्वल टू, फिर उसके बाद 110 इक्वल टू, 112 इक्वल टू, 115 इक्वल टू, 117 इक्वल टू, 125 इक्वल टू, 131 इक्वल टू। और देखना बेटा अगर 140 इक्वल टू करोगे तो 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है?
और फिर लास्ट में क्या कर देंगे बेटा हम लोग 147 इक्वल टू, सबकी वैल्यू आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो आपको बार बार वो डिवाइड और मल्टीप्लाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोम आया है ये तो अभी कहां से बेटा, ये तो मैंने बेस शिफ्ट के लिए ना अभी बेस बनाया है, बिल्डिंग बनानी बाकी है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्प्लाइसिंग जब तक नहीं होगा तब तक थोड़ी ना मजा आएगा। क्या यहां तक सबके समझ में आया? पक्की वाली बात, लॉक कर दिया जाए? नहीं तो फिर बता क्यों बिना लॉक किए हुए पढ़ाऊं? इस संडे को परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पूरा करवाऊंगा 8:30 बजे से, वही 4 साढ़े 4 घंटा लगेगा। कौन से? जो भी हो मेरी क्लास के बाद होगी, उससे पहले कोई नहीं। ठीक है, तो संडे को 8:30 बजे से पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन कराऊंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, तो उसको भी ध्यान में रख के चलना, क्योंकि इस चैप्टर के बाद में पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं? तो दोनों एक साथ हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, फील आएगा आपको। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में करवा देता संडे को, लेकिन उसमें लग जाएंगे 6-7 घंटे, और 6-7 घंटे में आप साफ हो जाएंगे तो कोई ऐसा टॉपिक उठाओ जो 3-4 साढ़े 4 घंटे में निपट भी जाए, तो आप भी ज्यादा परेशान ना हो, हमें भी पढ़ाने में फील आए 4 घंटा लगातार विदाउट ब्रेक। और अगले संडे में पूरा रीजनिंग करवा दूंगा। नहीं करवाऊंगा। अच्छा, तुम लोगों ने पढ़ लिया तो जो बच्चे नए आए उसको नहीं पढ़ना, इनको तो पढ़ना है भाई। अब तो तुम्हारी सिलेबस खत्म होने की कगार पे पहुंच गई है। कल आऊंगा बेटा। क्या? हाँ लेके चला गया था। नहीं कल वो था ना कि शेखसराय में भी टेस्ट था, तो मुझे घर पहुंचते पहुंचते ही 8:30 बज गए रात में, तो थक गया था, तो मैं फिर किया नहीं। कौन से बेटा? तो डिलीट तेरे हो गए, मैं क्यों भेजूं? एक्स्ट्रा चार्ज अप्लीकेबल। क्या हुआ? ओके सर, वो टेस्ट डिस्कस करूंगा क्लास में, टेंशन क्या ले रहा। मैं आज कल में उसके सॉल्यूशन पूरा बना देता हूं, पहले 100 क्वेश्चन के, और फिर उसके बाद डिस्कस कर लूंगा टेस्ट। क्या हुआ? जी जी सर, वो तो गलत कर दूंगा, उसी से पता चल जाएगा। चलो हो गया, सबने कर लिया यहां तक? बस सम यहां तक कर लिया सबने? आदित्य कर लिया बेटा? ऐप पर हो ना सब? ऐप पर सारे बच्चे हो या नहीं हो? जो जिसने इंस्टॉल किया था मैंने ऐप में ऐड कर दिया था। वीडियो बेटा सारे वीडियो, एक वीडियो देखना है वहां पर। जैसे वो अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना बेटा, तो ये क्लास आपको दोपहर तक में ऐप पर अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां भी जितनी बार देखना चाहो एग्जाम तक देख सकते हो। ठीक है, उसके कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। हाँ डाला हुआ है बेटा वो। हाँ देखना वहां पे चैप्टर 4 पे जाना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर आया था ना कल, वो वीडियो अपलोडेड है बेटा। कल तो था लाइव में? अच्छा रास्ते में था। तो 3 बजे से 5 बजे तक वो क्लास होगी ही होगी। अगली क्लास में एन्युटी पढ़ाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। हाँ लाइव वाले में, तो उसको भी पढ़ लेना। क्या? तो अच्छी बात है ना, प्यार से देखो। नहीं वो अभी तुम्हारा कुछ दिन तुम्हारे साथ, जो नया इंस्टॉल करता है ना उसके साथ कुछ दिन तक चलता है, फिर जैसे 1-2 बार अपडेट होगा ना उसके बाद वो ले लेगा अपने आप, मतलब फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन। हो गया बेटा ये? यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो मैं एक फॉर्मूला इसमें नहीं बता रहा हूं, अब समझ गए ना कि कैसे करना है। हमेशा कभी भी हो तो सीधा हम इससे कोरिलेट कर लेंगे जो बेस चेंज किया है।
अगर बेस की वैल्यू कम हुई है तो हम क्या बोलेंगे, औकात कम हो गई तो सबकी औकात कम होगी या नहीं होगी, तो सबकी औकात कम कर देंगे हम लोग। ओके चलिए जी, पर बात यहां भी ना बन रही। सबने नोट कर लिया बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों? अरे कर लवा भाई टेप ली रे। ओके चलिए जी बेटा, देखो यहां भी फॉर्मूला है, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स वाला फॉर्मूला है ना बेटा, हमें कतई नहीं देखना। फॉर्मूला याद रखने में मजा नहीं आता, भूल गए तो फॉर्मूला है कि नहीं, तो फॉर्मूला कुछ याद ही नहीं रखना। वो कार्ल पियर्सन वाला भी इसलिए मैंने बोला कि P1 P0 तो होता ही है, बस याद रखना है एक के साथ बेस, एक के साथ करंट, एक का एवरेज, एक का ज्योमेट्रिक और बाद में सबका एवरेज। ठीक है चलिए जी, अब अगर यहां पर शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग वाला देखें हम लोग कैसे होगा, तो वो चीजें देखते हैं। तो बेटा इसको पहले भूल जाओ क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है। इसको भूल गया कि ये कुछ प्रजाति ऐसी होती है, ये हमें नहीं पता। आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो इस तरीके से है कि 90 से लेकर के 2000 तक का आपको ईयर दे रखा है। फिर कहता है कि ओल्ड प्राइस इंडेक्स आपके पास गिवन है। क्या गिवन है बेटा? ओल्ड प्राइस इंडेक्स गिवन है और रिवाइज्ड प्राइस इंडेक्स है। बेटा अगर रिवाइज्ड दे रखा है इसका मतलब जरूर उसकी वैल्यू में अंतर हुआ है। वैल्यू का मतलब बेस ईयर चेंज हुआ होगा जरूर, क्योंकि अभी हम लोग जो इंडेक्स नंबर निकाले थे, नया निकाले थे या नहीं निकाले थे, तो वो जो नया निकाले थे वो क्या था? रिवाइज्ड इंडेक्स ही था ना, रिवाइज्ड वैल्यू निकाले थे या नहीं निकाले थे। तो उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू दे रखा है, लेकिन दिक्कत ये है आधा ये साफ और आधा ये साफ है कि नहीं, मतलब ये तो कहीं का नहीं छोड़ा। नहीं कहते आप लोग, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोरा बर्बादी की तरफ यूं मोड़ा, वही काम यहां पूरा कोई नहीं दिया, ना ओल्ड वाला ही पूरा दिया ना ही रिवाइज वाला ही पूरा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि भैया जब बेस चेंज हुआ तो औकात चेंज हो गई है ना, तो अगर औकात चेंज हुई तो मतलब क्या है, कहां पर 100 आ रहा है बेटा? 95 में देखो 114 से कहां पहुंच गया, तो कंपैरिजन 100/114.2 से होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये वाला अब निकालने में कोई दिक्कत, क्योंकि अभी अभी हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। तो क्या कर लेंगे बेटा, लिखो कैलकुलेटर पे 100 डिवाइड में 114.2, 100 डिवाइड 114.2 इंटू 100। पहले तो वो बराबर करके लिख लेना वैल्यू, ताकि एक ही बार लिखते चले जाएं। कैलकुलेटर पे क्या लिखोगे, 100 डिवाइड 114.2 इक्वल टू कर दिया पहली वैल्यू इंटू 100 इक्वल टू कितना आ रहा है, तो 87.6 दे रखा है। फिर लिखो 102.3 इक्वल टू, तो पहला 87.6, दूसरा कितना आया, तो 6 ही ले लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरा 105.3 इक्वल टू कर सकते हैं 2। फिर उसके बाद 107.6 इक्वल टू 94.2। फिर उसके बाद 111.9 इक्वल टू 97.98, तो दे रखा है 98, है ना। अब देखिए 114.2 इक्वल टू करना, जरा 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करने के लिए आ गया है बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया ये कंप्लीट या नहीं हो गया बेटा, हो गया। तो फॉरवर्ड वाले में तो दिक्कत ना है, फॉरवर्ड वाले में तो दिक्कत ना है। अब है कि अगर इसकी वैल्यू को कंसीडर करें तब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वैल्यू ना पलट जाएगा। अभी जो 100 डिवाइड में 114.2 कर रहे थे, तो क्या 114.2 डिवाइड में 100 ना कर दें, तो लिखिए अपने कैलकुलेटर पे 114.2 डिवाइड 100 इक्वल टू कर लिया,
पहली वैल्यू निकालेंगे तो इनटू में 102.5, हाँ इनटू 102.5 कितना आ गया बेटा? 1 मिनट 117 चलिए फिर उसके बाद 106.4 इक्वल टू 121.50। फिर क्या लिखेंगे? 108.3 इक्वल टू 123.67। 111.7 इक्वल टू 127.56। 117.8 इक्वल टू 134. बताओ आ गया वैल्यू? ये नहीं आ गया। तो देखना बेटा, अगर ओल इंडेक्स निकालेंगे तो अब मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप लोग समझे ना। अगर आपको ओल, अरे दिक्कत ना हो, बुरबक के ही छोड़ा। अगर ओल्ड इंडेक्स निकालना हो, अगर आपको क्या निकालना हो बेटा? ओल्ड इंडेक्स, तो लिखेंगे ओल्ड इंडेक्स ऑफ, ऑल इंडेक्स ऑफ रिवाइज्ड बेस ईयर। रिवाइज्ड बेस ईयर अब कौन सा है बेटा? 95 हो गया है ना। तो ओल्ड इंडेक्स उसका कितना है? 114.2। तो ओल्ड इंडेक्स ऑफ रिवाइज्ड बेस ईयर डिवाइड 100, क्योंकि बेस वाला तो कितना होगा? 100 इंटू रिवाइज्ड प्राइस इंडेक्स ऑफ गिवन ईयर। जिस ईयर का निकाल रहे हो उसका क्या होगा बेटा? जो भी रिवाइज्ड प्राइस इंडेक्स होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? ओके, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? ओल्ड इंडेक्स। इसीलिए हमने क्या करा? 114.2 डिवाइड में 100 इक्वल टू करने के बाद इनटू जो वैल्यू आता था उसको करते हुए चले गए थे। अभी मैं दिखाऊंगा कि जो ऊपर फॉर्मूला दे रखा है ना वो कितना कंफ्यूज कर रहा हो, इसलिए अपना वाला तरीका याद रखो कि हम कैसे बना रहे हैं। बुक में क्या आपको पूरा सॉल्व तो करना नहीं है। अब मास्टर तो ऐसा है नहीं कि वही फॉर्मूला पढ़ के अच्छा नहीं लिखा है ऐसा काट दे, है कि नहीं? उनको तो गोला देखना है कि गोला सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो इसलिए अपना तरीका अपनाओ कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर यही वैल्यू हम लोग किसके लिए निकालेंगे बेटा? रिवाइज्ड इंडेक्स के लिए। तो रिवाइज्ड इंडेक्स इज इक्वल टू, रिवाइज्ड इंडेक्स क्या निकलेगा? 100 डिवाइड ओल्ड इंडेक्स ऑफ, ऑल इंडेक्स ऑफ रिवाइज्ड बेस ईयर। BY लिख दिया तो बेस ईयर समझ जाओगे बेटा। इनटू ओल्ड इंडेक्स लिखेंगे बेटा, ओल्ड इंडेक्स ऑफ गिवन ईयर। निकाल सकते हैं बेटा या नहीं निकाल सकते इस तरीके से? तो ये अपना फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? उसको सॉल्व कर सकते हो। कोई अदर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब कुछ ऐसे भी कंसेप्ट अभी करने जाएंगे हम लोग जिसपे ना कोई फॉर्मूला है ना कोई फॉर्मूला याद है। बहुत सारे अगर याद कराने जाए तो 20 फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन याद क्यों करें? 20 कम होते हैं क्या? ऐसे ही जिंदगी के 20 बज रखे हैं, है कि नहीं? ऐसे भी रिजल्ट दिक्कत दे रहा है, तो उसको याद नहीं रखना है। क्वेश्चन के माध्यम से समझने के आंसर क्या होगा या उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग उसकी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये सबने नोट कर लिया ना? कर लो, जल्दी कर लो बेटा, फिर मैं आगे करूं। बच्चों समझ में आ रहा है? ऑनलाइन
बेटा सिर्फ फॉर्मूला नहीं करना, बाद में जब समझ में नहीं आएगा ना तब कंफ्यूज होगा कि हुआ कैसे था। ठीक है, तो सारे बच्चे ये कोशिश करना कि ये नोट कर लें ताकि जब रिवाइज करते हैं तो उस टाइम में सहूलियत हो, क्योंकि अभी पढ़ाते समय ये इलस्ट्रेशन जो है, क्योंकि पढ़ाते समय तो समझ में आ जाता है, दिमाग तो बाद में घूमता है जब सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। उस टाइम में ना मास्टर साथ देता है ना क्वेश्चन साथ देता है। बेटा ऐसी ही बात है बेटा, अगर आप पढ़ रहे तो हम भी 13 साल से पढ़ा ही रहे बेटा। ठीक है, बेटा टॉपिक आज कंप्लीट करवाना मुझे, चाहे 10:15 बजे 10:30 बजे। किसको? अरे नोट कर रहे हैं बच्चे भाई, 2 मिनट रुक जा, बर्दाश्त कर ले बेटा, रुको सबर करो, इलस्ट्रेशन भी लिखना है। फॉर्मूले तो तब ना काम आएंगे जब इलस्ट्रेशन समझ में आएगा। मैं तो पहले फॉर्मूले लिखाता नहीं, पहले समझा रहा हूं फिर फॉर्मूले लिखा रहा हूं कि आपने कैसे किया है। तो इलस्ट्रेशन तो ज्यादा जरूरी है फॉर्मूले से। बुर्बक कहीं का, साफ बुर्बक ही हो गया ये लड़का। तो बिहारी है तो हम भी तुझे बिहारी स्टाइल में ही ना बुर्बक बोलेंगे नहीं। जल्दी कर ले बेटा, आज फिर दिन भर जिंदगी जहन्नुम है मेरी क्लास में। खींच ले, अभी भेज देता हूँ। नीचे वाला फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला तक आया, ओल्ड इंडेक्स वाले तक। कब? आज किस चीज की छुट्टी है? कल तो शिवरात्रि की छुट्टी थी। आज दिया होगा कि रात में नींद तो पूरा नहीं हुआ, आज 16। गवर्नमेंट टीचर को तो छुट्टी का बहाना चाहिए। 17 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है बेटा? शायद TTS है। थर्सडे है ना, तो वही सुबह 8 बजे क्लास होगी। नहीं, मैथ्स की क्लास तो MWF होती है, इको की क्लास TTS होती है। तो TTS में 8 बजे स्टार्ट हो जाती है इको की क्लास। हाँ आनी है, सुबह क्लास है भाई। नहीं, क्योंकि 17 को ना दोपहर तक पढ़ाऊंगा, दोपहर के बाद छुट्टी रहेगी, क्योंकि जो भी रंग वंग का बच्चा प्रोग्राम बनाता है दोपहर के बाद, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग तो पढ़ा ही सकता हूँ। तो 17 की सुबह पढ़ाऊंगा, दोपहर बाद छुट्टी कर दूंगा। हो गया बच्चों? चलिए जी जनाब, बात यहां भी नहीं बनेगी आपकी। अब जरा कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग फॉर्मूले को समझते हैं। जैसे कभी कभी बात हो जाती है परचेजिंग पावर की, या ऐसे उसका नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स।
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। लेकिन वो कंसेप्ट मैं पढ़ाता नहीं हूं, इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि क्वेश्चन से समझने में ज्यादा मजा आता है, तो टॉपिक पढ़ के क्या फायदा है कि नहीं। तो पहले 2-4 क्वेश्चन उस बेसिस पे करते हैं, ऑटोमेटिक उसके सारे कंसेप्ट हम समझ जाएंगे कि निकालना कैसे है। ठीक है, सीखना बस वही है हमें कि क्वेश्चन की वैल्यू को कैसे कंसीडर करना है, क्योंकि गोला लगाना है ना भाई। तो चलिए जरा उसकी बात, सबने नोट कर लिया ना यहां तक? हाँ हाँ, इसमें जो आंसर्स है ये तो डिफरेंट नहीं डिफरेंट नहीं है बेटा। आप उसमें अगर देखोगे यहां तक तो सेम आया होगा वैल्यू, यहां तक सेम है। इसके बाद ये वैल्यू एज इट इज यहां लिखा गया होगा, तो ये तो रिवाइज वाला लिखा गया है ना, प्रीवियस वाला तो लिखा नहीं है। हाँ, हमने निकाल के आपको दिखाया, यहां पे सिर्फ रिवाइज वाला लिखा गया है। देखने रही यहां पे क्या बोला कि 1995 को 100 मान के जो वैल्यू बनी है, तो वो वाला तो निकाल के दे ही रखा है। तो निकाल के दे रखा है तो उसको एज इट इज लिख के क्या फायदा, हमें तो जो नहीं दिया गया वो निकालेंगे ना। ठीक है, वो हमने किया यहां पर। अब चलिए जनाब, अब हमारे पास जो कहानी बनती है वो है, इसके बाद ये टॉपिक पहले पढ़ा देता हूं, फिर यूनिट टेस्ट पे आ जाऊंगा, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी पे। निकालिए एडिशनल क्वेश्चन नंबर 35, एडिशनल क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 35। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रखे हैं, तो इसलिए जब आप ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करें तो घबराएं नहीं। अगर क्वेश्चन नंबर 35 को देखो बेटा, कहता है विद द बेस ईयर 1960 द कॉस्ट लिविंग इंडेक्स, यही नाम अभी शायद हमने लिया अभी था, कॉस्ट लिविंग इंडेक्स इन 1972 स्टूड एट 250। मतलब कि अगर 1960 के अनुसार देखें तो वही काम 1972 में 250 रुपए के लगभग था। कि अगर 1960 में कोई चीज 100 रुपए का मिल रहा था तो 1972 में कितने का मिल रहा है बेटा, 250 का। मतलब सामान का दाम लगभग कितना बढ़ गया है, 2.5 गुना, 2.5 गुना। हाँ, तो 2.5 टाइम्स ना बढ़ा रहे बुर्बक, 150 तो वैल्यू इंक्रीज हुआ, कितने टाइम्स बढ़ा, तो 2.5 टाइम्स। अभी सबसे लास्ट ये भी लिखाऊंगा कि इंडेक्स नंबर कैसे वैल्यू पूछा जाता है। X was getting a monthly salary ₹500 in 1960। 1960 में उसको कितना मिल रहा था बेटा, 500 रुपया। तो एक बताओ, 500 रुपए मिल रहा था जब उस टाइम में कितना खर्च हो रहा था एक सामान पे, 100 रुपया। अब कितना खर्च हो रहा है बेटा, 250 रुपए। तो हमें उसके अनुसार कितनी सैलरी मिलनी चाहिए बेटा, बर्दाश्त कर ले बेटा, कितना मिलना चाहिए, 1250 रुपए मिलना कितना चाहिए भाई। अगर जितना हमारा पहले 100 जब इंडेक्स था तो सैलरी कितनी थी बेटा, 500 रुपए। तो अगर 250 हो गई तो सैलरी हमें मिलना कितना चाहिए था, 1250 रुपए। मिल कितना रहा है बेटा, इसका मतलब हम ये तो कतई नहीं बोल सकते कि हमारी सैलरी बढ़ी है भाई। अगर सेम वैल्यू रहता, हमारी सेम परचेजिंग पावर रहती तो 1250 रुपया खर्च होगा, और मिल कितना रहा है, 750 रुपए। इसका मतलब पहले से तो औकात 500 रुपए कम ही है ना। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, बताओ उसको एडिशनल और कितना देना चाहिए ताकि वो सेम स्टैंडर्ड लिविंग को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो क्या बोलता है, इन 1972 टू मेंटेन हिज स्टैंडर्ड लिविंग इन 1960 X has received an extra allowances of। तो कितना, 1250 उसकी सैलरी होनी चाहिए, 750 उसको मिल रहा है, 500 रुपया और दे दो, है ना। तो कैसे निकाला हमने, तो देखिए बेटा, अगर एडिशनल अलाउंसेज की बात करें, अगर हम लोग एडिशनल अलाउंसेज की बात करें तो एडिशनल अलाउंसेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए बेटा, ओल्ड वेजेज डिवाइड ओल्ड इंडेक्स इनटू न्यू इंडेक्स माइनस न्यू वेजेज। होगा या नहीं होगा बेटा, यही वैल्यू ना कंसीडर करिए आप, जरा देखना हमने क्या लिखा,
ओल्ड वेजेज डिवाइड ओल्ड इंडेक्स, तो करते चलिए कैलकुलेटर पे। ओल्ड इंडेक्स, ओल्ड वेजेज कितना 500, फिर लिखिए डिवाइड 100 इंटू 250 इक्वल टू दबा दो 1250 माइनस 750 आ गया 500 बेटा। तो हमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है अब नहीं ना। तो ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही आता है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, काहे हम बेकार में कंफ्यूज करने के लिए जाए। तो इस तरीके से एडिशनल अलाउंस निकाल लेंगे। अच्छा सर जी, अगर कहीं पर न्यू वेजेज ही ना दे रखा है तो कोई बात नहीं, ओल्ड वेजेज तो दे रखा होगा ना, ओल्ड वेजेज को माइनस कर दो तो एक्स्ट्रा नहीं आ जाएगा कि कितना और मिलना चाहिए। भाई अगर मान लो यहां पर 750 ना दिया होता, बोलता कि 500 रुपए सैलरी थी, तो बताओ और उसको कितना दे दें, तो 750 रुपए और दे दो, है ना। तो ये काम आपको कर सकते हैं। ओके, तो पहले ये वाला लिख लीजिए, फिर 2-3 क्वेश्चन अभी करते हैं। क्या न्यू वाला समझा दो, क्या हुआ? न्यू इंडेक्स नहीं दिया हो तब, न्यू वेजेज ना दिया रहे तब ना। अगर न्यू वेजेज नहीं देता तो मान लो यहां 750 को भूल जाओ, यहां पे 750 हम भूल गए। क्या बोला कि 1960 में कितना था बेटा इंडेक्स, अब 72 में 250, तो 500 रुपए मिल रहा था जब 100 था, तो 250 पे कितना मिलना चाहिए बेटा 1250, और उसका वेजेज पहले था कितना 500, तो 750 रुपए उसको और मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वहां पर अगर न्यू वेजेज दिया है तो न्यू वेजेज माइनस कर देंगे तो एडिशनल निकल जाएगा, है ना। अगर नहीं न्यू वेज दे रखा है तो ओल्ड वाले को माइनस कर देना। ओके, अभी वो भी क्वेश्चन हम देंगे आपको। अब आया लक्ष्मी समझ में बेटा? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है ना, पक्की वाली बात? चलो ठीक, सब मोह माया है बेटा, क्या करोगे। इसके एडिशनल के A to Z क्वेश्चन करने हैं, मैंने बस यही चैप्टर बोला है जिसमें एडिशनल क्वेश्चन करना है, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, आगे करें, लिख ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 62 के आसपास आ जाओ अब। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन करो बेटा। इफ द 1970 इंडेक्स विथ बेस 1965, कितना दे रखा बेटा 200, तो मतलब 1965 से 1970 पे पहुंचने के लिए इंडेक्स कितना हो गया 200 हो गया। एंड 65 इंडेक्स विथ बेस 1960 कितना बेटा 150। बताओ 1970 और 60 का अगर इंडेक्स निकाला जाए तो कैसे होगा। सिंपल सी बात तो है बेटा, इसमें देखो 70 में कितना हो गया 200, 60 को बेस मान के चलेंगे हम लोग, तो बेस का कितना होगा 100, और 65 का कितना दे रखा बेटा 150, कितना हो गया 300। ये तो सिंपल वाला था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 65 नंबर ये करो, ये करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ तुम लोग समझ में आया या नहीं आया कंसेप्ट।
सबसे हुआ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व ना हो पे बेटवा, उसका लिखा पड़े। देखो कैसे, इन 1996 द एवरेज प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी आज 20% फलाना ढिमका, वो सब हमें कुछ नहीं देखना है। क्या बोला है, 95 को क्या लेना है बेटा, बेस ईयर मानना है। तो 95 से तो चलो शुरू हो गया, कहां तक जाना बेटा, 97 तक। तो एक काम करो, 1995, 1996, 1997 और कोई दे रखा है बेटा, 94 भी दे रखा है, तो यहां 94 भी लिख लें, है ना। अगर यहां पर 95 की बात करें तो 95 में हमारा इंडेक्स नंबर कितना है, 100 है ना। 95 में कितना है हमारा, हेलो, वो तो महेंद्र को आता है, वो तो आज कर लिया था। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ, वेट करूँगा। ठीक है बेटा। तो 95 का कितना दे रखा है, 100। अब यहां तो मैंने लिख दिया ना, अब जो है हमें क्वेश्चन पे जाना। क्या बोलता है बेटा, इन 1996 20% मोर दे रखा है ना बेटा, तो यहां से 20% ज्यादा ना, क्योंकि जो भी कंपैरिजन होगा किससे होगा, बेस ईयर से नहीं कंपैरिजन करेंगे। तो 20% ज्यादा, तो 100 प्लस 20% 120, 100 प्लस 20% क्या हो गया, 120। फिर कहता है एंड 20% लेस देन इन 1994, यहां से यहां पे जाने के लिए माइनस 20% ना बेटा, तो 100 माइनस 20% कितना हो गया, 80 हो गया। फिर क्या, एंड मोर ओवर इट वाज 50% मोर देन इन 1997। तो अगर 95 से 97 गया तो प्लस में 50% है बेटा, कितना आ जाएगा, बताओ। चारों वैल्यू आ गया या नहीं आ गया, यही हमारा आंसर में होना चाहिए। नहीं क्या, 80, 100, 120 और 150। तो देख लो बेटा कहां है, यही तो दे रखा है, और तो कोई है ही नहीं। 150 नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 150 देखो ना, 150 के बाद 120 होना चाहिए था, इसमें 100 ही दे रखा है। ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नन ऑफ द अबव। ओके, कौन सा आ जाएगा, नन ऑफ द, क्योंकि हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, 80 के बाद 100, 100 के बाद 120 और 120 के बाद 50। आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर में दे दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर यही फॉलो होगा ना बेटा, क्योंकि 94, 95, 96, 97 होगा। क्या नहीं पता है, और पीछे पलट के देखना, ऑप्शन ए दे रखा होगा, पलट के देखियो जरा। अरे एक बार देखियो तो सही, कितना है, 65 है ना। हाँ नन करके आएंगे, देखो ना 65 का क्या दे रखा है, ए, क्योंकि उसने क्या गलती करी है, उसने ऑर्डर पुराने बुक में सही दे रखा था, ये जो नया बुक है उसमें उसने ऑर्डर बदल दिया गलती से। अरे है ही ऐसी आई है ना बेटा, वो भावनाओं में बह जाता है। तो ये जो तुम्हारा है ना, इसको यहां ये कर लेना, इसको 120 कर देना और इसको 100 कर देना, अब आ गया आंसर। तो मैंने इसलिए बोला कि पुराने बुक में ये सही है, ठीक है। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 94 से 97 के बीच की है ना। तो मैंने क्या बोला, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा, यहां पे कर लोगे अगर इस टाइप का होगा बेटा। बेटा पुराने वाले बुक में सही दे रखा है, ये तो अभी मैंने जस्ट क्लास से पहले डाउनलोड किया हुआ था, तो नए वाले बुक में गलत दे रखा है। बताओ, जो चीज सही करना चाहिए वो उसको सही नहीं करता, जो सही है उसको भी गलत कर रहा है। ओके, इसलिए तो मैंने बिना देखे ये लगा दिया, बाद में देखा अच्छा ये तो 120 के बदले 100 लिखा हुआ है। हो गया बेटा, पर बात यहां भी ना बने, फेल आएगा नहीं यहां भी। चलो थोड़ा एक आध क्वेश्चन और करके देखते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक ही हुआ है ना, एक आध क्वेश्चन और हो जाए तो मजा आएगा।
चलिए करते हैं, 90 के आसपास आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 76 करना है एक बार जरा। एक बार पी लिया, आप नहीं पीऊंगा बट, अरे नहीं भाई, एक बार ले लिया, अब नहीं लूंगा। मोहित रहता तो साथ देता। चाय ज्यादा नहीं, एक बार पी लिया, हो गई, सुबह सुबह का आहार है। सेवेंटी 76 करो जल्दी, मेरा शकल देखने से ना बन जाएगा। सारे बच्चे जल्दी ट्रैक करो 76। कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर गोज अप फ्रॉम 110 to 200। द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज आल्सो रेज्ड फ्रॉम 325 से 500। देयरफॉर इन रियल टर्म्स टू मेंटेन हिज प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब पुरानी औकात वापस कम से कम तो रहे बेटा, ना बढ़े, कम से कम वो तो रहे ना। तो एक वो बताओ, मैंने अभी अभी बताया था ना आपको, क्या बेटा, पहला सैलरी कितना इसका, इंडेक्स कितना था, अब कितना हो गया, माइनस, देखो कितना आ रहा है, 90 रुपए 91 पैसा आ रहा है क्या, बताओ। वही फॉर्मूला जो मैंने प्रीवियस बताया था, एज इट इज वही है या नहीं है। 325 उसका ओल्ड वेजेज है, ओल्ड वेजेज है ना। ओल्ड इंडेक्स देख कितना रखा है, 100 ना दे करके यहाँ पे कितना दे रखा है, 110 ना, तो 110 ही ना लेंगे, जरूरी तो नहीं कि 100 में कसम खा रखा है ना, रे हम तो यही मानेंगे, 110 दे रखा है ना, तो 325 डिवाइड में 110 करो इनटू, अब नया इंडेक्स कितना 200 ना बेटा, तो इनटू 200 इक्वल टू करो, कितना आ रहा है 590.91 आ गया। सैलरी अभी मिल कितनी रही है उसे, तो -500, तो अब कितना हुआ, 90 रुपए 91 पैसे और मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, बोलो भाई एवं बहनों, यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही होगा। ओके बट बुड़बक अभी कहां से, फील लो बेटा, भूत लग गया तो मैं थोड़ी ना जादू करूं कि झाड़ दूंगा तुझे। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सब भग गए, नहीं अभी भी 4 हैं। पढ़ाऊं तो प्रॉब्लम, ना पढ़ाऊं तो प्रॉब्लम बेटा। अब ये जो मैंने दिखाया ना, 1 मार्च क्रॉस हो चुका, 1 मार्च क्रॉस हो चुका, मैंने बोला है था मार्च से नया रूप, आज 2 तारीख था, पहली क्लास थी मेरी मैथ्स की, तो आज से दिखाऊंगा। अब ये टाइम गैप बढ़ेगा, ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद मैं 8:30 को 8:15 करूं, फिर उसके बाद 8 करूं, और 2 साढ़े 2 घंटे मतलब 2.5 घंटे के आसपास खींचूं। अरे मजा लो, पढ़ो यार, फील लो, क्वेश्चन भी तो करने हैं ना, खाली कंसेप्ट तो नहीं पढ़ाने, प्रैक्टिस के साथ होनी चाहिए ना, तो फिर प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही ना। चलिए जी जरा, मजा यहां भी नहीं आएगा ना, चलो एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89,
89 और 90 कर लो, उसके बाद मैं लास्ट टॉपिक पे आ जाऊंगा, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी पे। 89 और 90। अरे 7th हो 10th हो उससे छोड़ना, तो डियरनेस अलाउंस जो एडिशनल डीए की बात कर रहा है, बात खत्म है। जितेंद्र सर भी फील लेते रहते हैं। आज देगा रे प्रोडक्शन कॉस्ट का टेस्ट? प्रोडक्शन कॉस्ट का हाँ सर डिमांड का तो ले लो, डिमांड का तो वही है, हमारा पुराना कैसा मिल जाएगा देगा आज, बोलना नहीं तो डिमांड का आज देगा, पक्की वाली बात। ग्रुप में क्वेश्चन भेज रहा हूँ क्लास के बाद। सर वैसे देने में मजा नहीं आएगा, तो ऐसे देंगे जैसे मैम का क्वेश्चन पेपर तो कल दे देना 9 बजे तक क्लास में, नहीं 9 बजे के बाद बैठ के दे देना टेस्ट। किसको? मुझे देख ले। कितना आ रहा है बेटा? ये वाला क्वेश्चन बेटा ना कितनी ही बार आईसीआई पूछ चुका है। कहता है नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 3000 इन 1980। 1980 में कितना था बेटा? 3000 रुपया। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज 250 विथ 1980। 1980 को बेस ईयर मान करके अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है बेटा? 250। तो एक बार बताओ, 3000 डिवाइड में 100, क्योंकि बेस का कितना है, कुछ नहीं दे रखा है, तो 100 इंटू 250 कितना मिलना चाहिए बेटा? 7500। कितना मिलना चाहिए? 7500। मिल कितना रहा है बेटा उसको? 3000 ना, तो 4500 और मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ओके, इजी है या नहीं है? देख लो सब में एक ही फॉर्मूला लगा, जहां पे न्यू वेजेज दे दिया तो न्यू वेजेज माइनस कर रहे, नहीं दे रखा है तो बेस वाले को माइनस कर दो, वैल्यू अपने आप आ जाएगी। हाँ 90 में अगर सर्कल लगा हुआ है तो करना है बेटा। कहता है नेट मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 800 इन 1980। 1980 में कितना था बेटा? 800। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाज 160 इन 1980। तो बेटा देखो 800 था जब इंडेक्स कितना था बेटा? 160 ना, ठीक है। इट इज रेज टू 200, कितने बढ़ गया बेटा? तो 16 पंचे 80, 1000 मिलना चाहिए बेटा। मिल कितना रहा है बेटा? 800। तो और कितना मिलेगा? ओके, कितना इजी है बता। तो इस टाइप के भी अब क्वेश्चन अगर आएगा तो कर लोगे एग्जाम में, पक्की वाली बात, लॉक कर दिया जाए। पर फिर यहां भी नहीं आएगा। चलिए जरा बेटा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी को देखते हैं हम लोग। मुश्किल से 10 मिनट में हो जाएगा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। उसमें कुछ है नहीं, 10 मिनट में नहीं 5 मिनट लगेगा। 4 बातें हैं उसमें, वो 4 लिखूंगा और कहां पर कौन सेटिस्फाई करता है बस इतना याद रखना। और कुछ हमें थोड़ी ना सॉल्व करके देखना, फॉर्मूला तो सारा हम कर ही चुके हैं। क्योंकि टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 1 से 2 नंबर का आता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी से। थ्योरेटिकल वहीं से पूछता है ना बेटा। इंडेक्स नंबर में 5 से 7 नंबर, कभी कभी 10 भी चला जाता है। देखो बेटा अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। किसकी बात कर रहे बेटा? टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। अगर टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी की बात करते हैं इसका मतलब होता है सत्यता की जांच।
कि जो हम लोग ऊपर काम कर रहे हैं, कौन सा रूल अप्लीकेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या अप्लीकेबल हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, उन सब चीजों को यहां पर परखते हैं हम लोग। बेटा आपने देखा होगा अभी जितने भी मैंने क्वेश्चन किया है, कहीं पर भी मैंने ना रुपीज का यूज करा है, ना केजी लीटर का यूज किया है, ना मीटर फीटर हीटर सीटर, कोई भी, मतलब एसआई यूनिट की तो बात कहीं करी ही नहीं है मैंने। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो यूनिट फ्री मेजर है या नहीं है बेटा? वो हमारा क्या है? यूनिट फ्री, किसी भी तरीके का कोई एसआई यूनिट उसमें नहीं रखता है। एसआई यूनिट की बात हम लोग नहीं, साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं लगा इसमें, कोई भी ना केजी लग रहा है, ना मीटर लिख रहा है, ना रुपीज लिख रहे, कुछ भी, हमेशा किस में आ रहा है? परसेंटेज में। हमेशा किस में आ रहा है? परसेंटेज में। तो जो हमारा यूनिट टेस्ट है वो यही बताता है कि जो हमारा इंडेक्स नंबर रहता है वो क्या है बेटा? यूनिट फ्री मेजर है। वो हमारा क्या है बेटा? यूनिट फ्री मेजर है। ठीक है बेटा? तो कहता है दिस टेस्ट रिक्वायर्स दैट द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट। क्या है बेटा? ये इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट है, कोई भी एसआई यूनिट यहां पर नहीं लगेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? यूनिट फ्री मेजर। क्या कह देंगे इसको हम लोग? यूनिट फ्री मेजर है, इसमें किसी भी तरीके का एसआई यूनिट नहीं होता। लेकिन रुको, क्योंकि बिना एक्सेप्शंस के तो काम चलता नहीं। कहता है एक्सेप्ट फॉर द सिंपल, जो बेसिक वाला है, अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। क्योंकि जो एग्रीगेटिव निकालते थे उसमें देखो कभी कभी इंटू 100 कर दिया तो परसेंटेज में निकल गया, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल है तो हम लोग समेशन ऑफ P1 डिवाइड में समेशन ऑफ P0 भी लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते। तो ऊपर अगर 500 kg है, नीचे अगर 150 kg है, तो आंसर भी 1 पॉइंट समथिंग kg में ही आएगा या नहीं आएगा बेटा? kg में ही आएगा ना। तो अगर वहां पर इंटू 100 नहीं किया, मतलब परसेंटेज में हम लोग नहीं निकाले हैं, तो वहां पर एसआई यूनिट लगेगा नहीं, लग सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये नॉर्मली कह देंगे कि जो सिंपल एग्रीगेटिव है उसको छोड़ करके बाकी सब जो है वो क्या होता है बेटा? यूनिट फ्री। ऐसे नॉर्मली अगर पूछा जाएगा कि क्या इंडेक्स नंबर यूनिट फ्री होता है? हाँ जी, यूनिट फ्री मेजर होता है सब के लिए। लेकिन अगर थ्योरेटिकल ये पूछ दे कि ऐसा कौन सा मेथड है जहां पर यूनिट लग सकता है, तो कौन होगा बेटा? वो सिंपल एग्रीगेटिव। कौन सा होगा बेटा हमारा? सिंपल एग्रीगेटिव। तो सिंपल एग्रीगेटिव में क्या हो सकता है? एसआई यूनिट लग सकता है, लगता नहीं है, लग सकता है, अगर वो परसेंटेज में कन्वर्ट ना करे तो, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली ये कह देंगे कि जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो हमारा क्या है बेटा? यूनिट फ्री मेजर है। जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो हमारा क्या है बेटा? यूनिट फ्री मेजर है। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी एसआई यूनिट नहीं होता, कोई भी एसआई यूनिट नहीं होता एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव को, ठीक है बेटा। पहला ये होता है हमारा यूनिट टेस्ट। दूसरा है हमारा बेटा टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल का मतलब हो गया कि जैसे हम लोगों ने प्राइस इंडेक्स निकाला तो 0 1 हो गया ना बेटा। यहां पर 1 हमारा क्या है? करंट ईयर। 0 हमारा क्या है बेटा? बेस ईयर। अगर इसको मैं P10 कर दूं, अब करंट बेस में कन्वर्ट हो गया और बेस किस में हो गया? करंट में। तो अगर बेस को पलट देने से उसकी वैल्यू 1 हो जाए तो वो हमारा क्या होगा बेटा? टाइम रिवर्सल टेस्ट। किस नाम से जाना है बेटा? टाइम रिवर्सल। इसको सारे ही मेथड सेटिस्फाई करते हैं एक्सेप्ट लेस्पियर एंड पास्ची। लेस्पियर और पास्ची को छोड़ करके जितने भी मेथड हैं वो इसको क्या करते सकता बेटा? सेटिस्फाई। देखो, वी विल नोटिस दैट लेस्पियर मेथड एंड पास्ची मेथड डू नॉट सेटिस्फाई दिस टेस्ट बट फिशर आइडल इंडेक्स फॉर्मूला डज। कि इसको लेस्पियर और पास्ची क्या करेगा? सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको लेस्पियर और पास्ची सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो पहली अगर हम लोग टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात कर रहे हैं तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या हो जाएगा बेटा? करंट को बेस बना दो, बेस को क्या कर दो? करंट बना दो। करंट ईयर को बेस ईयर बना दो, बेस ईयर को क्या कर दो बेटा? करंट ईयर बना दो, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 आएगा। और इसको कौन सा मेथड सेटिस्फाई नहीं करेगा? तो लेस्पियर एंड पास्ची नहीं करेगा, ठीक है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या होगा बेटा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर और लेस्पियर और पास्ची इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओके। फिर उसके बाद कहता है बेटा कि अगर हम लोग बात करें तो तीसरा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तीसरा हमारा क्या है बेटा? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट।
फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में कि अगर प्राइस इंडेक्स आपके पास है और क्वांटिटी इंडेक्स है, दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू इंडेक्स के बराबर हो जाए, जो कि वैल्यू इंडेक्स मैंने बोला था आगे देखेंगे हम लोग, तो वैल्यू इंडेक्स के बराबर हो जाए, तो यहीं पर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला जिसको याद रखना है, ठीक है। तो कहता है कि प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स अगर वैल्यू इंडेक्स के बराबर हो जाए, बेटा वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q1 डिवाइड में सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा यहां पर नहीं लिखा है, इसको 100 कर लेना क्योंकि इसमें पॉइंट में ही लिखना है। तो सिग्मा P1 Q1 डिवाइड में P0 Q0 इंटू 100, करंट प्राइस के साथ करंट क्वांटिटी और बेस प्राइस के साथ बेस क्वांटिटी, तो वही हमारा क्या होगा बेटा, वैल्यू इंडेक्स। तो अगर प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स का प्रोडक्ट वैल्यू इंडेक्स के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और इसको ओनली फिशर मेथड सेटिस्फाइड, ओनली फिशर मेथड सेटिस्फाई दिस टेस्ट, सेटिस्फाई दिस टेस्ट। इसको सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा बेटा, फिशर आइडल इंडेक्स ही सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं जो अभी पीडीएफ भेजूंगा ना, तो ये वाला भी पीडीएफ भेज दूंगा जिसपे मैंने लिखा है अभी, ये जो जिसपे अभी ऐसे वाले पे लिख रहा हूं ना, ताकि देखने के लिए समझ सकते हो उस चीज को। तो इसको क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ फिशर आइडल, इसलिए इसको कहता है जो फिशर इंडेक्स है ना बेटा, उसको फिशर आइडल इंडेक्स। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि फिशर इंडेक्स को फिशर आइडल इंडेक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो इकलौता एक ऐसा टर्म है जो हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। वो इकलौता, क्योंकि कौन मेथड कर रहा है इसको, सिर्फ और सिर्फ फिशर, तो अकेला ना बाहुबली है, तो इसलिए फिशर को क्या बोला जाएगा बेटा, फिशर आइडल इंडेक्स। तो जो हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, जो हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फिशर आइडल इंडेक्स। तो अगर एफआरटी के कारण ही, ठीक है, अगर कोई आपसे यह पूछेगा कि भाई फिशर इंडेक्स को फिशर आइडल इंडेक्स क्यों कहते हैं, फिशर आइडल इंडेक्स के नाम से क्यों जानते हैं, तो उसका एक ही रीजन है, और वो कौन सा है बेटा, ड्यू टू एफआरटी, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ओके, तो पहला यूनिट टेस्ट, दूसरा टाइम रिवर्सल टेस्ट, तीसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। यूनिट टेस्ट यूनिट फ्री मेजर एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव, दूसरा टाइम रिवर्सल टेस्ट सब सेटिस्फाई करेगा एक्सेप्ट लेस्पियर एंड पास्ची, तीसरा हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही सेटिस्फाई करेगा, कौन, फिशर, इसलिए फिशर इंडेक्स को क्या बोलेंगे, फिशर आइडल इंडेक्स बोलेंगे। और लास्ट में हमारा जो चौथा इसमें आता है बेटा, वो हमारा कौन सा है, सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट इज द एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। कहते हैं ना, अरे दादा जहां से चले थे वहीं घूम के पहुंच गए, है कि नहीं। जैसे कभी कभी होता क्या है ना कि कुछ बच्चा डेमो ले लेता है और वो यहां से पढ़ के फिर निकल जाता है, दूसरे कोचिंग पहुंच जाता है, और वहां जब डेमो के लिए जाता है तो वहां मैं ही मिल जाता हूं। फिर वो सोचता है ले ये क्या हो गया, जहां से चले थे वहीं पहुंच गया क्या। फिर वो सोचता है कि कल इसी कोचिंग में आए थे क्या, ना बेटा आप दूसरे में आए, हम वही हैं, है कि नहीं। और कितनी बार ऐसा हो चुका है। तो सर्कुलर टेस्ट में बेटा यही है कि जहां से चले थे घूम के क्या होना, वहीं पे आ जाना। कि ये जो सामने लाइट जल रहा है ये क्या है बेटा, सर्कुलर ना। आप घड़ी देखते हो, जहां से 12 की सुई है घूमता रहता है ना बेटा, जहां से चले थे वहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो इसमें एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ क्या होता है बेटा, टाइम रिवर्सल टेस्ट। कि अगर मान लीजिए हम देखें P01 P12 P23 डॉट 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 PN0, कितना आ जाएगा बेटा 1, घूम के फिर 0 पे पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। तो जहां से चला था घूम के क्या हो, वहीं पहुंच जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 होगा। बेटा इसको कोई भी मेथड सेटिस्फाई नहीं करता है, सिर्फ फिक्स्ड वेट से। किससे बेटा, फिक्स्ड वेट से। बेटा ऐसा संभव है कि वेट हमारा फिक्स हो, प्राइस कुछ छोड़ेगा, हम तो इतना ही कमोडिटी खरीदेंगे, संभव है क्या, नहीं ना बेटा। तो ये बस कल्पना मात्र है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि जब फिक्स्ड वेट हो वेटेड एग्रीगेटिव में तो हमारा ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, तो ये कल्पना मात्र है, ठीक है। तो नॉर्मली इसको कोई भी मेथड सेटिस्फाई नहीं करता, सिर्फ वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट। क्या होगा बेटा, वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट। तो लिखिए टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, चारों लिख लो पहले।
पहला यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट में क्या बोलोगे बेटा, यूनिट फ्री मेजर। पहला क्या होगा बेटा, यूनिट टेस्ट, यूनिट फ्री मेजर। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। पहला कौन सा बेटा, यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में क्या लिखेंगे, कौन सा मेथड है, यूनिट फ्री मेजर है ना बेटा, यूनिट फ्री मेजर एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव। यूनिट फ्री मेजर है एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव, ठीक है बेटा। दूसरा टाइम रिवर्सल टेस्ट, TRT। P01 P10 इज इक्वल टू 1। कौन मेथड सेटिस्फाई नहीं करता, लेस्पियर एंड पास्चे डू नॉट सेटिस्फाई दिस टेस्ट। लेस्पियर और पास्चे इसको क्या करता बेटा, सेटिस्फाई नहीं करता। तीसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, FRT। इसमें क्या बताया था बेटा हमने अभी, P01 Q01 इज इक्वल टू V01 बेटा, दैट्स मीन्स वैल्यू इंडेक्स। क्या होगा, वैल्यू इंडेक्स। और वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया, सिग्मा P1 Q1 डिवाइड में सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो अब वैल्यू इंडेक्स भी अगर कभी पूछेगा तो निकाल सकते हैं हम लोग। कहता है ओनली फिशर्स इंडेक्स सेटिस्फाई दिस टेस्ट। सिर्फ और सिर्फ कौन सेटिस्फाई करेगा बेटा, फिशर। सो फिशर इंडेक्स is known as फिशर आइडल इंडेक्स। तो इसलिए फिशर इंडेक्स को किस नाम से जानेंगे बेटा, फिशर आइडल इंडेक्स के नाम से जानेंगे। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा कि फिशर इंडेक्स को फिशर आइडल इंडेक्स क्यों कहते हैं, किसके कारण, FRT के कारण। किसके कारण बेटा, FRT के कारण, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के कारण ही हमारा जो फिशर इंडेक्स है उसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग, फिशर आइडल इंडेक्स के नाम से जानेंगे। ओके, एंड लास्ट वन इज सर्कुलर टेस्ट। मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान करूंगा ही नहीं। सर्कुलर टेस्ट इज द टेस्ट is the extension form of time reversal test। हाँ है ना बेटा, टाइम रिवर्सल टेस्ट की जो हमारा सर्कुलर है P01 P12 P23 डॉट 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 कहां चला जाए बेटा, PN0 कितना आएगा वैल्यू 1। तो क्या इसमें कहता है, no one method satisfy this test except weighted aggregative with fixed weight बेटा, weighted aggregative with फिक्स्ड इट। और हमने क्या बोला, ये सिर्फ कल्पना मात्र है कि ऐसा हो सकता है, वर्तमान में ऐसा कोई संबंध इसका नहीं है। तो ये कहानी थी हमारी बेटा टोटल इंडेक्स नंबर की। ठीक है बेटा, संपन्न भवतु। आपको करना क्या है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरे एक्सरसाइज 30-40 क्वेश्चन तो सेट में होगा,
और 99 या 100 क्वेश्चन आपको एडिशनल होंगे, तो ज्यादा नहीं है, बस वही 150 के आसपास क्वेश्चन है, इसको बस कर लेना है, बाकी नहीं करना। ठीक है, क्या हुआ, पूरा टॉपिक हम, अब क्या चाहता है गुरुदेव लाल कर दूं इसके? ठीक है बेटा, तो इस बेसिस पे सारे एक बार क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे इकोनॉमिक्स के साथ कल सुबह 8 बजे, सॉरी ऐसे 9 बजे बोल देता तो तुम ही लोग गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, क्या कहानी है। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है बेटा? ये तेरे पास कैसे पहुंच गया रोहित भाई?